हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम इंटरस्टेट रिलेशंस वाला टॉपिक देखेंगे। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम इसे। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि ये चैप्टर आपने एटलीस्ट एक बार पहले से पढ़ रखा, तो हम रिविजन मोड में ही चलेंगे। इस चैप्टर के अंदर 4 बॉडीज़ हैं। 4 बॉडीज़ एक एक करके देखेंगे। इनके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके क्या हैं, और प्रीलिम्स में किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो देखिए, पहली बॉडी जो हमारे पास है वो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए, भारत के अंदर कोई भी स्टेट्स एक या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर वाटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चलती है, कोई भी विवाद चलता है, तो इस विवाद को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। अब ये ट्रिब्यूनल बनाने का पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल बनाने का पावर है भारत में पार्लियामेंट के पास। ये पावर आया कहाँ से है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास होंगी। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स बनती है, ट्रिब्यूनल्स का मतलब तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा। ये जो ट्रिब्यूनल्स बनती है, इनका डिसीजन आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग फाइनल और बाइंडिंग होता है। तो ऑन पेपर तो ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, मगर हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो प्रैक्टिकली इनके जो डिसीजंस है ट्रिब्यूनल्स के, वो जनरली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। किस तरीके से? जैसे आर्टिकल 136 है जो स्पेशल लीव पिटिशन की पावर देता है। आर्टिकल 142 है जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को एक सुप्रीम पावर मिल जाती है भारत में कि किसी भी लेजिस्लेशन में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, तो उस लेजिस्लेशन पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है। या फिर आर्टिकल 13 जिसमें अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को काउंटर करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ है, आपको पता है। तो ये बहुत ही ब्रॉड प्रोविजंस है, तो इनके अंदर जनरली जो ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन है वो चैलेंज हो ही जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर डिस्प्यूट्स चल रही हैं जो स्टेट्स के बीच में, उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो कन्वेंशनल जो रूल दिया गया था अब तक, जो डिस्प्यूट, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो लॉ है उसके अंदर जो लिखा गया था वो ये था कि 3 साल के अंदर तो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मगर एक्चुअली में वो होता नहीं है। अब ये वाटर डिस्प्यूट की सबसे बड़ी जड़ क्या है? सबसे बड़ी जड़ ये है कि वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसका नंबर 17 है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो जब स्टेट के अंदर आता है और जो वाटर होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स ले लीजिए आप, तो रिवर्स तो किसी स्टेट की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट थोड़ी करता। अब जैसे कावेरी है, कावेरी कर्नाटका में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, और जो वाटर है, वाटर पॉलिटिकली और कल्चरली बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एक तो अपना देश जो है वो एग्रीकल्चरली प्रीडोमिनेंट है, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वाटर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है भारत में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था, अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इसके अंदर ये बोला गया था कि एक तो स्टैंड अलोन ट्रिब्यूनल बना देंगे हम, मतलब नेशनल लेवल पे एक ट्रिब्यूनल बना देंगे जो सारी जितनी भी रिवर्स चल रही है उनके डिस्प्यूट्स को देखेगा। अभी क्या है, हर एक रिवर्स के लिए एक इंडिविजुअल ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती है और एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का काम क्या होगा, ये इसमें क्या होगा कि जो स्टेट्स है जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना, ये स्टेट्स बैठेंगे एक साथ और मेडिटेशन के थ्रू, मतलब बातचीत के थ्रू रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे जो उनके बीच में डिस्प्यूट है 6 महीने के अंदर। अगर ये रिजॉल्व नहीं हो पाता तो फिर वो केस ट्रिब्यूनल में जाएगा। ये बिल के अंदर है, अब तक ये बिल पास हुआ नहीं है, तो मैं जस्ट प्रोविजंस बता रहा हूँ इसके। देखिए, ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कब होती है? या तो स्टेट रिक्वेस्ट करेगा सेंटर को कि ट्रिब्यूनल बना दीजिए, और उसके बाद सेंटर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो डिस्प्यूट है ये नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकती, मतलब बातचीत के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकती, तभी ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। अभी ट्रिब्यूनल वाले टॉपिक में आपको इसके अलावा क्या देखना है, देखिए कौन कौन से रिवर्स पे ट्रिब्यूनल बनी है भारत में। कावेरी हो गया, सतलुज हो गया, बहुत सारे रिवर्स हैं, महानदी वगैरह, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर रिवर्स हैं उन पर ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, और ये रिवर्स के थोड़े जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए कि मतलब कौन कौन से जो स्टेट है, स्टेट से बहती है या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, वो सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो बॉडी आती है वो है इंटरस्टेट काउंसिल वाली। अब देखिए, इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसका प्रोविजन आर्टिकल 263 के अंदर दिया गया है। इंटरस्टेट काउंसिल जो बॉडी है वो करती क्या है, इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। किन के बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट और स्टेट्स के बीच में। सेंटर और स्टेट या फिर स्टेट या स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर अपीयर होता है
या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ अगर अपीयर होता है, या फिर इनको कोई एडवाइस चाहिए होगी कोई कॉमन इशू पे, तो उसके लिए जो सजेशंस हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल देता है। ये इसका जो रोल है ये एडवाइजरी इन नेचर होता है। ये बॉडी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, मगर ये परमानेंट बॉडी नहीं है। इसे प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा अनुसार जब प्रेसिडेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तब प्रेसिडेंट इस बॉडी को इस्टेब्लिश कर देता है। देखिए, अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें इस बॉडी का, तो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होता है, और प्रधानमंत्री के अलावा जितने स्टेट्स इन्वॉल्व है, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर, और ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ जो अभी प्रेसिडेंट रूल के अंदर है तो उनके गवर्नर्स। इसके अलावा 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। इसके अलावा 4 मिनिस्टर जिनका रैंक ना कैबिनेट के मिनिस्टर्स के रैंक के इक्विवेलेंट होता है, ये परमानेंट होता है। ये स्ट्रक्चर तो आपको रट लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना आप इसमें लॉजिकली समझ सकते हो कि देखो, एक सेंटर के नुमाइंदे होंगे इसमें और स्टेट्स के होंगे। स्टेट्स के कौन कौन होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नर वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ है। और देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी बॉडी के मेंबर होंगे ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस बॉडी के हेड हो जाता है। ये तो लॉजिकली आपको याद रखना है। ये बॉडी करती क्या है इंटर स्टेट काउंसिल? डिस्प्यूट्स अगर हो रही हैं सेंटर या स्टेट के बीच में, तो उन्हें रिजॉल्व करना, बाकी रिकमेंडेशंस देना जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पे, और इसका जो रोल है ये एडवाइजरी इन नेचर है। देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ जो है भारत में, जो कमीशंस वगैरह जो भी बनता है, उनके रोल एडवाइजरी इन नेचर होता है। अनलाइक जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग इन नेचर होता है। ये बॉडी है नॉन परमानेंट नेचर है, हमने जस्ट ऊपर देखा। अब देखिए, सरकारिया जो कमीशन है, सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था ये जो इंटर स्टेट जो काउंसिल है ये परमानेंट होनी चाहिए। सरकारिया कमीशन के क्या हो गया सर? हाँ, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही 1983 में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन आए थे। उसके बाद 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया था। उस टाइम पे एज फार एज आई रिमेंबर जनता दल की सरकार थी। तो इतना कंटेंट है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इसके बाद हम जोनल काउंसिल्स को देख लेता। देखिए, जोनल काउंसिल्स कब इस्टेब्लिश हुई थी? जब भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। आपको याद होगा कि स्टेट्स को किस तरीके से मतलब बनाने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जब आंध्र प्रदेश पहले ही बन चुका था, उसके बाद ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 में आया था। अब इसने क्या किया, पूरे भारत को ना 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। अभी 5 जोन्स कौन कौन से हैं? एक तो आपकी सारी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके अलावा सेंट्रल, तो ये 5 जोन हो गए, ये आते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? देखिए, होम मिनिस्टर जो होता है वो इसके चेयरमैन होता है। ऊपर इंटर स्टेट काउंसिल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री चेयरमैन थे, यहाँ पे होम मिनिस्टर है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स जो होता है, जो भी स्टेट्स इन्वॉल्व है ये जोन के अंदर, तो उसके चीफ मिनिस्टर और 2 ऐसे मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ अगर यहाँ पे आ रही तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज जो स्टेट्स के होता है उनको भी बुलाया जा सकता है। तो ये इसका जोनल काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये जो चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, ये वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं रोटेशन के बेसिस के। मतलब एक साल क्या होगा, कोई पर्टिकुलर स्टेट का जो सीएम होगा वो वाइस चेयरमैन होगा, दूसरे साल किसी और स्टेट का होगा, ऐसे ही रोटेशन पे चलता जाता है। काम क्या है? काम वही है इन सब बॉडीज़ का, सेम फंड है, ठीक है। कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, और मेनली ये एडवाइजरी रोल होता है इनके। कॉमन इश्यूज़ जो भी हैं इन स्टेट्स के बीच में, उन पे कंसेंसस बिल्ड करना, डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करना। देखिए, इसमें याद करने वाली बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना, वो ये जोनल काउंसिल्स में नहीं आते। ये जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है ना, इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स वगैरह, वो नहीं आती। वो अलग से उनके लिए लॉ बनाया गया है, एक्ट बनाया गया। और इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी इनमें इंक्लूड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अब आता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पे। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना, उनके लिए ना एक अलग से एक्ट पास किया गया था 1971 में। इस एक्ट से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई थी। अभी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? एक तो हमारी 7 सिस्टर्स आ जाती हैं, इसके अलावा सिक्किम 2002 में ऐड किया गया। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट वगैरह इस पूरे रीजन का करना।
इनिशियली जो इसका रोल था बॉडी का वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर था, मगर अभी 2002 के बाद इस बॉडी को रीजनल प्लानिंग बॉडी की तरह भी एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो काम करती है कि कितना फंड एलोकेशन वगैरह इस एरिया में होना चाहिए, फिर कैसा डेवलपमेंट वगैरह होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इतनी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है आप लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, अब आपको चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से तो हमने ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो कवर कर ली है। अगर करंट अफेयर्स में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो आप आपके नोट्स में ऐड कर लेना, और लक्ष्मीकांत से चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो देख लेना एक बार। तो मुझे लगता है इतना मोर देन इनफ होगा अभी के लिए। इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।